हेलो दोस्तों, मेरा नाम आदित्य कुमार है और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल द वे ऑफ सक्सेस। दोस्तों, आज की इस नए वीडियो में हम लोग क्लास 10th चैप्टर 7 हाउ टू ऑर्गेनाइज एंड प्रोड्यूस का पार्ट 6 को डिस्कस करेंगे। और इस पार्ट में हम लोग सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पर रहते ह्यूमन बींग्स में, और इस पार्ट में हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डिस्कस करेंगे। लास्ट पार्ट में हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम तक तो पढ़ लिया था और मैंने आपको समझा दिया था अच्छे से ईजिली, और इस पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो स्टार्ट करते हैं, है ना। तो बिना इस वीडियो में किसी देरी के वीडियो पे बने रहिएगा, एंड तक बने रहिएगा, तभी आपको समझ में इजीली आएगा। तो है यहाँ पे टॉपिक है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब ये होता क्या है, तो देखिए, जिस तरीके से मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसमें उनका गैमेट्स और हार्मोन्स प्रोड्यूस होता है, इसी तरीके से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी फीमेल का गैमेट और उसका हार्मोन प्रोड्यूस होता है। हार्मोन और एस्ट्रोजन जो पढ़े होंगे पहले ही, है ना, और वो उसका जर्म सेल भी प्रोड्यूस करता है, जिसे कहते हैं एक्स, ओवा, नहीं तो ओवम। ठीक है, 3 नाम है। तो देखिए, ये जो इनका जो फीमेल गैमेट है वो इस ओवरी से प्रोड्यूस होता है। ठीक है, और यही ओवरीज, ये दोनों ओवरी से रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसी भी, है ना, मतलब गर्ल्स में उनके जर्म सेल को, उनके गैमेट्स को प्रोड्यूस करने के लिए, है ना। और इसको हम लोग फिलोपियन ट्यूब नहीं तो ओविडक्ट कहते हैं, और इसी फिलोपियन ट्यूब से ओविडक्ट में यहाँ पे जाता है, और ये इस एरिया में ना फर्टिलाइजेशन होता है, इसलिए हम लोग इसे ओविडक्ट को साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन कहते हैं। हम इसको अभी जस्ट डिस्कस करेंगे, है ना। और यही दोनों रिस्पॉन्सिबल भी होते हैं फीमेल्स में हार्मोन्स को प्रोड्यूस करने। देखिए यहाँ पे भी लिखा होगा, है ना, द जर्म सेल एंड एग सेल आर मेड ऑफ ओवरीज, द फीमेल जर्म सेल्स और एग्स आर मेड इन ओवरीज and they are also responsible for the production of some hormones। कुछ हार्मोन्स के लिए रिप्रोडक्शन मतलब रिस्पॉन्सिबल होते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे लिखा होगा। अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं, यहाँ पे फिगर आप लोग देखते रहिएगा। देखिए यहाँ पे कुछ पढ़ना भी है। अब देखिए, जब कभी कोई लड़की जन्म लेती है ना, तो है ना, तो जब उसके शरीर में ना ऑलरेडी 1000 की संख्या में ना बहुत सारे सैकड़ों मात्रा में इमेच्योर्ड एक्स पहले से ही बना होता है। क्या इमेच्योर्ड एक्स पहले से ही बना हुआ होता है ना। लेकिन जब वो पुबर्टी हो जाती है ना, जब वो मैच्योरिंग करने लगती है ना, सेक्सुअली जब वो मैच्योर होने लगती है ना, तब उनका जो इमेच्योर एक्स थे, तो हर महीना एक एक्स, दोनों ओवरीज में से एक एक्स निकलता है। ठीक है, हर महीना। और जो एक एक्स होता है ना, ये दी एग्स इज कैरिड फ्रॉम ओवरी टू वूम, है ना। और जो एग जो निकल रहा है ओवरी से, वो, है ना, ओवरीज होकर ओविडक्ट या फिलोपियन ट्यूब से होकर वूम तक पहुंचता है। वूम इसे हम लोग कहते हैं, इस वाले हिस्से को हम लोग पूरा वूम कहते हैं, इसको हम लोग वूम कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक इस एरिया को वूम कहते हैं। मैंने दोस्तों यहाँ पे बता दी, इस एरिया को हम लोग वूम कहते हैं, इस वाले एरिया को वूम कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक जो प्रोड्यूस हुआ था एक्स, जो कहाँ पे ओवरी में, वो कैरिड आउट होता है फिर बाय ओविडक्ट या फिलोपियन ट्यूब टू वूम। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, टू ओविडक्ट्स यूनाइट इनटू इलास्टिक बैग लाइक स्ट्रक्चर नोन एज यूट्रस। यूट्रस ओपन इनटू द वेजाइना थ्रू द कर्विक्स। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा, पहले समझ। देखिए, क्या बोला था यहाँ पे लास्ट में, इसमें यहाँ पे बोला गया था कि हाँ, 2 ओविडक्ट्स, ये जो 2 ओविडक्ट्स है, ठीक है, ये एक दूसरे से जुड़कर एक बैग लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। देखिए ध्यान से, ये 2 ओविलक स्ट्रक्चर्स एक दूसरे से जुड़कर एक बैग लाइक स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, जिसे यूट्रस कहते हैं। और इस यूट्रस खुलता है एट द पॉइंट ऑफ वेजाइनस, लेके वेजाइनस होते हुए कर्विक्स पॉइंट पे ये यूट्रस खुलता है। ठीक है, और इस यूट्रस में यहाँ पे जब फर्टिलाइजेशन होगा तो यहाँ पे होता है दोस्तों, आगे पढ़ेंगे। और इम्प्लांटेशन जो बेबी का वो यहाँ पे होगा। अभी इम्प्लांटेशन प्लेसेंटा, यहाँ पे जो भी चीज़ है वो हम लोग यहाँ पे आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो वीडियो पे बने रहिएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप लोग ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देखिएगा गौर से, आपको दिख ही रहा होगा। अब देखिए, तो यहाँ तक कर्विस्ला को समझ में आ गया। देखिए, तो जब फीमेल के वेजाइनल पैसेज से, जब ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, जब 2 पेरेंट्स मेट करते हैं, तो उस दौरान वेजाइनल पैसेज से मेल का स्पर्म, मेल का गैमेट एंटर करता है और वो ट्रैवल करके पहुंच जाता है ओविडक्ट के पास,
जहाँ पे वो एग से इनकाउंटर करता है, क्योंकि ओवरी से ही ओविडक्ट में एग जाता है सर पास, ट्रैवल करके जाता है, जो मैंने आपको पहले बताया। और वहाँ पे पहुँचकर ये जो स्पर्म है वो ओविडक्ट में जाकर एग के साथ इनकाउंटर करेगा और फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होगी। इसीलिए फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया, जब फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होगी वहाँ पे जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, और वो जाइगोट आगे जाके डिवाइड करते 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 है ना बॉल ऑफ सेल्स बनाएगा, जिसे हम लोग एम्ब्रॉय कहते थे। यानी जाइगोट एक सेलुलर लेवल पर होगा, जब जाइगोट सेलुलर लेवल से डिवाइड करेगा, ग्रो करेगा, तो बॉल ऑफ सेल्स यानी बहुत सारा सेल्स का गुच्छा बन जाएगा, जिसे हम लोग एम्ब्रॉय कहते हैं। और ये एम्ब्रॉय आगे जाके इम्प्लांट हो जाएगा इन द लाइनिंग ऑफ यूट्रस, ठीक है, वेयर दे कंटिन्यू टू ग्रो एंड डेवलप ऑर्गन्स एंड बिकम फ्यूटस। अब देखिए यहाँ पे बहुत चीज यहाँ पे लिखा हुआ था, अब यहाँ पे समझते हैं। देखिए यहाँ पे हुआ क्या है, देखिए यहाँ पे ध्यान देगा, ये ओवरी था, ओवरी से एग प्रोड्यूस हुआ, हाँ जरूर एग प्रोड्यूस हुआ। अब ये एग प्रोड्यूस होकर ओविडक्ट में आ जाएगा। अब हुआ क्या कि जब वजाइना से होकर कर्विक्स होते हुए जब मेल इंटरकोर्स करेगा फीमेल के साथ, तो उसका जो गैमेट है वो स्पर्म वो ट्रैवल करते 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 लाखों की संख्या में जाता है और रास्ते में यहाँ पे खत्म हो जाता है, ठीक है, टकराव करा के खत्म हो जाता है। और लास्ट में एक स्पर्म जो है वो यहाँ पे आके फ्यूज करेगा और यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा। जब वो फर्टिलाइजेशन होगा तो जाइगोट का फॉर्मेशन होगा और फर्टिलाइजेशन का हो रहा है यहाँ पे हो रहा है। इसीलिए हम लोग ओविडक्ट ने तो फिलोपियन ट्यूब दोनों का नाम सेम है, इसलिए हम लोग ओविडक्ट चाहे फिलोपियन ट्यूब को हम लोग साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, ठीक है, हम लोग इसे साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन कहते हैं। देखिए आप लिखा होगा साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, है ना, इसको साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन क्यों कहते हैं? साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन क्योंकि ओविडक्ट या फिलोपियन ट्यूब में ही जाइगोट का फॉर्मेशन होता है और ये जाइगोट आगे जाके डिवाइड करता है सेलुलर लेवल पर और बॉल ऑफ सेल्स यानी सेल का गुच्छा बना जिसे हम लोग एम्ब्रॉय कहते हैं। अब उसके बाद ये जो एम्ब्रॉय है ये धीरे धीरे ट्रैवल कर क्योंकि यहाँ पे जगह फिर नहीं बचेगा, ये धीरे धीरे ट्रैवल कर यूट्रस के वॉल पर यानी इस हिस्सा में इम्प्लांट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एम्ब्रॉय आ गया यानी जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ, लेकिन एम्ब्रॉय इम्प्लांट कहाँ हो गया? यहाँ पे इम्प्लांट यानी यहाँ पे आगे ग्रोथ करने लगा, इम्प्लांट हो गया। और इसी इम्प्लांटेशन के उदाहरण ये ग्रो करेगा एम्ब्रॉय और एम्ब्रॉय आगे जाकर फ्यूटस, यहाँ पे ऑर्गन का फॉर्मेशन हो जाएगा। जब बेबी का ऑर्गन का फॉर्मेशन होता है, एक आधों को क्या पता कोई हार्ट बन गया, किडनी बन गया, जो कुछ बन गया, तब उसको हम लोग फ्यूटस का स्टेज कहते हैं, ठीक है। तो वहां पे वो फ्यूटस का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। ओके दोस्तों, इतना याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। तो जब फ्यूटस का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है, अब देखिए, अब ये जो लाइनिंग है ना जहाँ पे एम्ब्रॉय अटैच्ड है, जहाँ पे एम्ब्रॉय अटैच है, अभी देखो यूट्रस की लाइनिंग पे एम्ब्रॉय अटैच है, तो दी लाइनिंग यहाँ पे दोस्तों दी लाइनिंग थिकन्स एंड इजली सप्लाइड विद ब्लड टू न्यूरिश दी ग्रोइंग एम्ब्रॉय, ठीक है। दी एम्ब्रॉय गेट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम द मदर्स ब्लड विद द हेल्प ऑफ स्पेशल टिश्यू कॉल्ड प्लेसेंटा, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे एम्ब्रॉय प्लांट हो गया। अब देखिए, जब कोई चीज ग्रो करेगा तो उसको एनर्जी चाहिए, भोजन चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो एम्ब्रॉय जब फ्यूटस में ग्रो करेगा, जब वो और ग्रो करेगा, टिश्यू लेवल पे आ गया, तो उसको और टिश्यू लेवल को भी और ग्रो करना, ऑर्गन्स लेवल तक ले जाना है। तो उस दौरान क्या होगा ना कि उसको कुछ ना कुछ न्यूट्रिशन चाहिए। तो एक स्पेशल टिश्यू जिसे हम लोग प्लेसेंटा कहते हैं और वो फीमेल के ब्लड से न्यूरिश होगा क्योंकि ब्लड ही उसमें जाएगा। देखो, जब बच्चा जन्म लेता है ना, उसके नाभि से ना वो एक पाइप टाइप का निकलता है, उसको हम लोग स्टेम सेल कहते हैं, ठीक है। वो बहुत फायदेमंद है, तो उससे फिर हम लोग न्यू ऑर्गन्स बना सकते हैं, इतना वो पावरफुल होता है। तो जितना लोग आज के समय में ना हॉस्पिटल में उसको स्टोर कर लेता है, तो वो अलग चीज हो गया। तो वो ही उसी को हम लोग प्लेसेंटा कहते हैं। उस प्लेसेंटा से मदर का ब्लड बहता है, उस ब्लड न्यूट्रिशन रहता है और फिर यहाँ पे अटैच्ड होता है वो, और फिर वो एम्ब्रॉय को मिलते जुलते रहता है, फिर वो उसे अपना ग्रो करता है, ठीक है, इजीली वो ग्रो कर जाता है। फिर उसके बाद जो बात है यहाँ पे आप देख सकते हो, इसको प्लेसेंटा कहते हैं, ठीक है। दिस इज अ डिस्क विथ एम्बेडेड विद द यूरिनरी वॉल
यूनिट्राइन वॉल से ये डिस्क टाइप का, पाइप टाइप का, ट्यूब टाइप का होता है जो कि उससे जुड़ा हुआ रहता है, जिसके अंदर छोटे छोटे विली लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। विली आपको पढ़ा होगा जैसे स्ट्रक्चर में लोग पढ़ेंगे। तो विली जो होता है वो एम्ब्रॉय के है ना, इट कंटेन्स विली ऑन द एम्ब्रॉय साइड, जहाँ पे एम्ब्रॉय चिपका हुआ है, इधर पूरा है ना, इधर छोटे छोटे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे, विली टाइप के होंगे, यहाँ पे विलीज होंगे, और ये जो विलीज होंगे है ना, इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने में हेल्प करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, इन मदर साइड द ब्लड स्पेसेस विच सराउंडेड विद विली है ना, विच प्रोवाइड्स लार्ज सरफेस एरिया टू फॉर ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन टू पास फ्रॉम द मदर टू एम्ब्रॉय। ठीक है, the developing embryo villi also generate waste substances which can remove by transferring them by the mother's blood through placenta and the development of child। देखिए अब देखिए आपको कुछ अलग सा चीजें देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए अभी जो मदर का साइड है यानी ये है ना, ये पूरा ब्लड से भरा होता है और इसमें विली होता है। ये विली क्या करता है, इसको ग्लूकोज और ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। ठीक है, नॉर्मल प्लेसेंटा की बात करें तो जो नॉर्मल जो मदर का साइड का जो प्लेसेंटा है, इसमें विलीज के द्वारा चाहे ब्लड वेसल्स के द्वारा ब्लड बहता है, और उसी ब्लड में से जो विली है वो ग्लूकोज और ऑक्सीजन को अब्जॉर्ब करके एम्ब्रॉय को देता है। यानी जो प्लेसेंटा में ब्लड वेसल्स बहता है मदर के साइड में, और इसी में विली प्रेजेंट है। तो विली क्या करेगा, ग्लूकोज और ऑक्सीजन को लेगा और एम्ब्रॉय को देगा। ठीक है, जो एम्ब्रॉय फिर आगे ग्रो करेगा, फर्दर आगे ग्रो करेगा। तो जब वो एम्ब्रॉय फर्दर आगे ग्रो करेगा और फ्यूटस बनेगा है ना, तो उसको तो सब मिल गया, और उसी वो एम्ब्रॉय जो फ्यूटस बना है वो आगे जाए कुछ मंथ्स तक यानी 9 मंथ्स तक रहेगा मदर के बॉडी यूट्रस में, मदर के बॉडी में है ना। और जो भी कुछ वेस्ट होगा तो वो प्लेसेंटा के थ्रू, यानी प्लेसेंटा के ही थ्रू न्यूट्रिशन आ रहा है। प्लेसेंटा में उसके मदर में उसके पास विलीज है, विलीज को ग्लूकोज और ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है, और प्लेसेंटा के ही थ्रू उस मदर के बॉडी से उस बेबी का वेस्ट भी निकल जाएगा, ब्लड जैसे जैसे ब्लड जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। तो इस तरीके से जो मदर के बॉडी के अंदर चाइल्ड का डेवलपमेंट होता है, और अप्रोक्सीमेटली 9 मंथ्स का समय लगता है ना। इसी को हम लोग गस्टेशन पीरियड कहते हैं। द टाइम पीरियड ऑफ प्रेगनेंसीज यहाँ पे लिखा हुआ है नोन एज द गस्टेशन पीरियड। ठीक है, जो 9 मंथ्स तक रहता है। ठीक है, the child is born as a result for rhythmic contraction and muscles in uterus। और उसके बाद जब बच्चा जन्म लेता है तो रिदमिक कंट्रैक्शन उसमें जो यूट्रस होता है वो आगे पीछे कॉन्ट्रैक्ट करता है, फिर रिलैक्स होता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलैक्स होता है, इसे कॉन्ट्रैक्ट करेगा फिर रिलैक्स करेगा। इसी तरीके से पुश करके बेबी को निकाल दिया जाता है फीमेल के मसल्स यूट्रस वाले पार्ट से। ठीक है, अब यहाँ पे एक टॉपिक है, व्हाट हैपेंस व्हेन एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड। क्या होगा अगर एग फर्टिलाइज नहीं हुआ। फर्टिलाइज मतलब एक के साथ स्पर्म आगे फ्यूज नहीं हुआ। तो इसका मतलब जब फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा तो क्या वहाँ पे रिप्रोडक्शन हो रहा होगा? जरूर नहीं हो रहा होगा, क्योंकि फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो रिप्रोडक्शन हो रहा है, मेटिंग हो रहा है, और तभी फीमेल के बॉडी में ना स्पर्म इंजेक्ट एंटर करेगा। तो कहने का मतलब ये है कि जब एग फर्टिलाइज नहीं होता, ठीक है, जब एग फर्टिलाइज नहीं होता है तो जो एग होता है वो अबाउट 1 दिन तक जिंदा रहता है। कितना दिन तक? 1 दिन तक जिंदा रहता है। और सिंस ओवरी रिलीजेस 1 एग एवरी मंथ, और जो ओवरी है वो हर महीने 1 एग रिलीज करता है ना। 1 मंथ बाद यानी हर 28-29 डेज के बाद, 28 डेज के बाद वो जब वो अब देखिए फीमेल का जो बॉडी होता है ना, अब देखिए यहाँ पर वही चीज़ का जो मैं बताऊँ, फीमेल का जो बॉडी होता है वो हर मंथ अपने आप को तैयार करता है रिप्रोडक्शन के लिए। ठीक है, क्योंकि हर महीने हर एक महीने हर 28 डेज के बाद है ना एक दिन एग प्रोड्यूस होता है। ठीक है, एग प्रोड्यूस होता है। ठीक है, और एग प्रोड्यूस होगा तो उसमें जो फीमेल का जो इनर लाइनिंग और यूट्रस वाला जो पार्ट होगा प्लेसेंटा वाला, वहाँ पे ब्लड आएगा तो वो सारा का सारा जो न्यूट्रिएंट्स है उसको शरीर को लगता है कि कभी भी रिप्रोडक्शन हो सकता है, तो इसलिए वो सारा का सारा जो भी चीज़ चाहिए नरिशिंग के लिए, पोषण के लिए, तो सारा का सारा न्यूट्रिशन को वो स्टोर करता है। ठीक है, और इंतजार करता है कि कब फर्टिलाइजेशन हो, है ना, कब फर्टिलाइजेशन हैड टेकन प्लेस। तो अगर किसी कारण फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो वो जो लाइनिंग प्लेसेंटा का है ना, तो उसकी तो जरूरत पड़ेगी नहीं, और क्योंकि पहले से उसमें ब्लड भी है, फूड भी स्टोर है,
तो इसी चलते क्या होगा, स्लोली स्लोली वो ब्रेक करने लगेगा। जब वो ब्रेक हो जाएगा, है ना, तो जब वो ब्रेक हो जाएगा तो जो ब्लड होगा चाहे कुछ भी होगा, वेजाइना के थ्रू जो ब्लड है वो निकलने लगेगा। ठीक है, तो ये जो साइकिल, ये जो प्रक्रिया है, हर महीने जब एक बार एग्स प्रोड्यूस होता है, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो जो फीमेल जो ब्लीडिंग होता है ये हर महीने है ना 28 डेज पे होता है ना। और यूजुअली कम से कम 2 से 8 दिन तक चलता है। कितना दिन? 2 से 8 दिन तक चलता है। और इसी साइकिल को हम लोग मेंस्ट्रुएशन साइकिल कहते हैं। तो जब फीमेल में एग फर्टिलाइज नहीं होगा तब फीमेल में मेंस्ट्रुएशन साइकिल चलेगा। और ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल जब ब्लड जो निकलेंगी जो प्रक्रिया है वो कम से कम 2 to 8 डेज तक होता है। ठीक है दोस्तों, 2 से 8 दिन तक होता है। ये चीज़ आप याद रखिएगा। और इसी को हम लोग मेंस्ट्रुएशन साइकिल कहते हैं। इसी में आप लोग कभी पढ़े होंगे मेनामार्क एंड मेनार्क और मेनामार्क पढ़े होंगे, मेनापॉज एंड मेनार्क पढ़े होंगे। तो हम लोग मेनापॉज में क्या पढ़े होंगे दोस्तों, तो इसमें तो नहीं है लेकिन आपको बता देता हूँ मेनामार्क और मेनापॉज होता क्या है। देखिए, मेनामार्क एक वैसा टाइम पीरियड होता है, आप लोग पढ़ोगे इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर उसमें पढ़ोगे इजीली। मैं बताता हूँ, जो मेनामार्क होता है, मेनार्क जिसे हम लोग कहते हैं, उसमें जो होता है फीमेल के पास जब से वो रिप्रोडक्शन जो माँ बहन का एबिलिटी हासिल कर ले, जैसे कि 10 से 12 साल से उसके बाद मैच्योरिटी आने लगता है, तो जब वो 18-20 साल तक अगर हासिल कर लेती है तो उसके बाद वो 44 ईयर्स तक ना वो बच्चा देने की कैपेसिटी रखती है। जब प्रोडक्शन होगा तो यंग वन को प्रोड्यूस कर सकती है। तो उस एबिलिटी को लोग मेनार्क कहते हैं। और मेनापॉज उसे कहते हैं कि जब कोई फीमेल 44 ईयर या 44 से 50 साल की बाद की जितनी महिला है वो बच्चा देने की एबिलिटी को खो देती है, तो उस टाइम पीरियड को हम लोग मेनापॉज कहते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ है, ज़्यादा कुछ खास नहीं है। अब लास्ट टॉपिक अपना रिप्रोडक्टिव हेल्थ। देखिए, हमने जब आगे देखा कि देखिए जो प्रोसेस है सेक्सुअल मैच्योरेशन का, है ना, वो ग्रेजुअली टेक प्लेस होता है हर बॉडी के शरीर में अलग समय में और अलग अलग एज देखने में। ठीक है, तो अब ये जरूरी नहीं है कि सभी जीव सभी इंसानों का जो बॉडी को एक जैसा हो। ठीक है, तो इसीलिए सभी की बॉडी एक जैसी नहीं हो, तो सभी के ना पास उनको जो अपना माइंडसेट होता है सेक्सुअल माइंडसेट, वो सबके पास अलग अलग आता है जब से वो बच्चे से वो बड़े होते हैं। ठीक है, तो है ना, तो इसीलिए सेक्स करने के लिए, चाहे मीटिंग करने के लिए, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, सबका माइंडसेट अलग अलग होता है। तो सब अपने माइंड के हिसाब से रिप्रोडक्शन करने के लिए ना, कोई आगे जल्दी हो सकता है, कोई जल्दी तैयार हो जाता है कि हाँ भाई मुझे अभी करना ही करना है ना। तो सबका माइंडसेट अलग अलग होता है। ठीक है, तो सब चीज़ है। और कभी कभी जब किसी इंसान चाहे किसी लड़का लड़की का अगर रिप्रोडक्शन करने का मन भी नहीं होता तब पर भी वो उनको जब प्रेशर में करना पड़ता है कि एज हो गया तो शादी कर लो, है ना। बहुत सारे प्रेशराइज हो जाते हैं, है ना। चाहे वो नहीं तो अपने प्रेशर में जाते हैं, क्या पता उनके फ्रेंड सब बोलते हैं ना भाई एज हो गया शादी कर लो, है ना, ये सब, है ना। तो प्रेशर में जाते हैं, जैसे कि उनके फ्रेंड सब बोल रहे हैं कि नहीं भाई कर लो भाई शादी, है ना। चाहे ये सब चीज़ में चाहे भले वो चाहते हों चाहे ना चाहते हों, लेकिन होता है भाई, दबाव आता है। ठीक है, दूसरा कि उनके फैमिली चाहते हैं कि जल्दी शादी कर लो, बच्चे पैदा कर लो, है ना, ये सब, है ना। और भी कह सकते हैं, तो ये सब चीज़ें, चाहे कुछ अलग अलग जो गवर्नमेंट एजेंसीज होती हैं, है ना, क्या पता अगर आप चाहते हैं कि आप अवॉइड करें, है ना। जैसे कि मान लो किसी कारणवश आप गलती कर दिए, है ना, गलती से जैसे कि वाइफ चाहे कोई भी हो प्रेग्नेंट हो जाए, लेकिन है ना बहुत सारे एजेंसीज होते हैं जैसे कि आप बच्चा के अवॉइड करना चाहते हैं, लेकिन बहुत सारे गवर्नमेंट एजेंसी होते हैं ना, आप उसका ऐड देख के आप प्रेशराइज होते हो, वैसे सिचुएशन में आ जाते हो कि आपको चूज करना डिफिकल्ट हो जाता है कि बच्चे को रखना है कि नहीं रखना है। तो ये सब चीज़ होता है ना, जिससे हम लोग प्रेशराइज जाता है, जिस चलते हमारे रिप्रोडक्टिव हेल्थ भी नुकसान है। अब जैसे किसी कोई कपल है, उसमें किसी एक कपल को करना है कि नहीं हमको करना है, एक को है कि नहीं है, तो फिर उससे भी मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब होता है। तो ये सब चीज़ें, तो ये सब इस वजह से रिप्रोडक्टिव हेल्थ भी हमारा शरीर का डिस्टर्ब होता है, जो कि नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये सब चीज़ें, तो ये हो गया। अब जब भी कोई सेक्सुअल एक्ट होता है ना, तो इस दौरान अगर अब एक सेक्सुअली बीमारी भी हो जाती है, जिसे हम लोग STD कहते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस। ठीक है, STD, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीजेस,
ये ना इस प्रकार को डिसीजेस भी हो जाती है, इन्फेक्शन, जैसे आप बार बार आप पार्टनर अपना चेंज करेंगे तब हो जाएगा, नहीं तो किसी आप ना किसी अलग अलग यंत्रों का उपयोग ना करेंगे तो अगर आप बार बार करेंगे तो फिर हो जाता है, कुछ बीमारियां हो जाती है एसटीडी डिसीजेस, जैसे कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन वाली बीमारी हैं, है ना। यहाँ पे लोग देख सकते हो कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन वाले बीमारी हैं, जैसे कि HIV, जैसे कि गोनेरा और सिलिफिस, ये बैक्टीरियल बीमारी है। और जैसे कुछ इसी में सेक्सुअल एक्ट के अकॉर्डिंग जो वायरल बीमारी, जैसे कि HIV एड्स, तो ये सब जो है वायरल बीमारी है। जैसे कि एक वाट्स हो गया, ठीक है, जैसे कि वायरल, जैसे कि वाट्स और HIV एड्स, ये वाट्स ये वायरल इन्फेक्शन है और बैक्टीरियल इन्फेक्शन गोनेरिया और सिलिफिस है। तो ये सब कुछ बीमारियां हो जाती हैं ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, तो कुछ है, ठीक है। तो इन सभी बीमारियों से बचने के लिए, चाहे बच्चों को अवॉइड करने के लिए, है ना, नॉर्मली हम लोग ना मेल के पेनिस पे एक कवरिंग होता है जिसे हम लोग कॉन्डम कहते हैं, उसको नॉर्मली यूज करते हैं ड्यूरिंग सेक्स, इस दौरान यूज होता है, ठीक है। और इससे होता है क्या है कि जो इन्फेक्शन जो होता है उसका जो चांसेस है वो कम भी हो जाता है और बच्चा भी अवॉइड हो जाता है, ठीक है। ये सब चीज ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स यूज होता है, ठीक है। और द सेक्सुअल एक्ट्स ऑलवेज हैज द पोटेंशियल टू लीड प्रेगनेंसी, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। द प्रेगनेंसी विल मेक मेजर डिमांड्स ऑन द बॉडी एंड माइंड ऑफ द वुमेन, है ना। अगर वो जो सेक्सुअल एक्ट है ना, वो प्रेगनेंसी भी लीड कर सकता है, आपको पता ही है। और ये जो प्रेगनेंसी जो होता है इसके लिए ना बहुत माइंडसेट आपका बहुत हाई होना चाहिए वुमेन का। अगर वो रेडी नहीं है तो उसके हेल्थ पे ना इसका उल्टा ही असर होगा, है ना, उसको कुछ बीमारियां हो सकती हैं, है ना। इसीलिए अगर आपको मन है तो आप वो चीज का प्रयोग करके कीजिए, लेकिन संभल के रहिए, आपको माइंडसेट थोड़ा बढ़िया होना चाहिए, नहीं तो फिर आप ही को यूज होगा। तो इसीलिए प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए लोग अलग अलग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें प्रेगनेंसी को अवॉइड किया जा सकता है। जैसे कि पहला मेथड है मैकेनिकल बैरियर। पहला मेथड कौन सा है? मैकेनिकल बैरियर। देखिए वो चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, सब चीज यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, अब उसको देख सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म जो यहाँ लिखा हुआ है सेम चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो पहला है मैकेनिकल बैरियर, है ना। इस बैरियर में हम लोग पेनिस के ऊपर कॉन्डम्स का प्रयोग करते हैं, है ना। और उसी तरीके से, है ना, वेजाइना के ऊपर फीमेल का अलग सा कॉन्डम आता है जिसे हम लोग डायफ्राम कहते हैं, ठीक है। तो लड़की लोग का वेजाइना में लग रहा था उसको डायफ्राम कहते हैं, तो वो अलग कॉन्डम होता है, फीमेल का अलग होता है, लड़का का अलग होता है, ठीक है। दूसरा मेथड कुछ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है, जैसे कि कुछ हार्मोनल चेंज करना, है ना, जिस चलते एग्स प्रोड्यूस ना हो, फीमेल में एग प्रोड्यूस ना हो, हार्मोनल इम्बैलेंस कर देना। तो उसके लिए, है ना, कुछ ओरल पिल्स का प्रयोग किया जाता है लोगों द्वारा, है ना। पहला मेथड तो मैकेनिकल बैरियर यहाँ पे है, दूसरा में ओरल पिल्स। ओरली एज अ पिल्स को हम लोग कंसिडर कर सकते हैं, एक ड्रग होता है जिससे हार्मोनल बैलेंस जो होता है एग प्रोड्यूस करने का वो इम्बैलेंस हो जाता है और ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन एग प्रोड्यूस नहीं होगा, ठीक है। तीसरा मेथड है कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, ठीक है, जैसे कि कॉपर टी। तो कॉन्ट्रासेप्टिव तीसरा मेथड है जिसमें एक लूप टाइप का होता है, टी टाइप का, इस तरीके का होता है, ठीक है, इस तरीके का होता है वो, ऐसे, है ना। यहाँ पे नोकीला होता है, ये ना फिलोपियन ट्यूब में जाके इंजेक्ट हो जाता है और जब ओविडक्ट में, और जब एग प्रोड्यूस होता है तो इसी कॉपर टी में रह जाता है, आगे बढ़ नहीं पाता और यहाँ से स्पर्म आगे आ नहीं पाता, तो कॉपर टी है ना। ये सब का साइड इफेक्ट्स भी है, जैसे कि देखो मैकेनिकल बैरियर को छोड़कर जितने भी 3-4 मेथड्स आपको पढ़ना, जैसे कॉन्ट्रासेप्टिव, ओरल पिल्स, चाहे कॉपर टी, है ना। और चौथा होता है सर्जिकल मेथड्स, ठीक है। तो ये सब यहाँ पे सर्जिकल मेथड्स है, ठीक है। तो ये सब जितने भी मेथड्स होते हैं मैकेनिकल बैरियर से, कॉन्डोम वाले को छोड़ के बाकी जितने में सब में इन्फेक्शन हो सकता है। अगर आप सही तरीके से उसको यूज नहीं किए, ज्यादा ओरल पिल खा लिए तो आगे जाके ये दिक्कत हो सकता है ना कि जो भी खाए ओरल पिल्स, फीमेल जो भी खाई है उसका ना आगे जाके बेबी को गर्भ में होल्ड करना मुश्किल है, वो होल्ड ही नहीं कर पाएगी, प्रेग्नेंट नहीं हो पाएगी, तो इससे ज्यादा उसको भी नहीं खाना चाहिए। कॉन्ट्रासेप्टिव कॉपर टी, अगर मान लीजिए अंदर जाके कुछ कट उट लग गया तो इन्फेक्शन हो सकता है। सर्जिकल मेथड्स में सर्जरी कर रहा है तो उसमें इन्फेक्शन हो सकता है, चौथा मेथड है। तो देखो, तो जब अब देखो होता क्या है ना कि कभी कभी हिंदी में हम लोग नसबंदी कहते हैं। तो जब मेल में जब मान लीजिए ना कि
फर्टिलाइजेशन नहीं करवाना है, तो जो वास्ट डिफरेंस वाला जो पॉइंट था जहां से स्पर्म ट्रैवल करता था, याद होगा दोस्तों, वास्ट डिफरेंस था जहां से वो ट्रैवल करता था क्या, स्पर्म, जैसे कि ये वाला। तो डॉक्टर सब सर्जरी करके ना इसी को काट देगा, जिससे टेस्टिस से तो भले स्पर्म प्रोड्यूस होगा लेकिन आगे वो नहीं जा पाएगा, है ना, तो इससे फीमेल प्रेग्नेंट नहीं होगी। तो इस मेथड को हम लोग वासिकोटॉमी कहते हैं, क्योंकि वास को डिसाइड करें तो वास को काट रहे हैं तो उसको वासिकोटॉमी, ठीक है। दूसरा फीमेल्स में मेथड होता है, जैसे कि जिसमें फीमेल के फिलोपियन ट्यूब जब ओविडक्ट को काट दिया जाता है, ब्लॉक कर दिया जाता है, इसको हम लोग ट्यूबिकोटॉमी कहते हैं, जिससे फीमेल का जो गैमेट होगा वो प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा, ठीक है। ये सब कुछ मेथड्स है जो कि होता है इस दौरान। 4 मेथड्स हमने पढ़ लिए, बीमारियां पढ़ ली, है ना, ये टॉपिक पढ़ लिया कि अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो एक्स के साथ क्या होगा, ये सब पढ़ लिया, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में पढ़ लिया, है ना। तो ये सब चीज़ आप लोगों को भी ध्यान देना, आपको आगे जाके काम भी आएगा, ठीक है। तो आपको इस तरीके से चैप्टर इजीली खत्म हो गया है। कुछ इंटरनल क्वेश्चंस है ना, हम लोग नेक्स्ट पार्ट लाएंगे इसके इंटरनल क्वेश्चंस का। और यहाँ पे कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। हाउ इज द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन डिफरेंट फ्रॉम फर्टिलाइजेशन। तो मैंने आपको पहले ही आंसर बता दिया, पहले का वीडियो आप जाके देख सकते हो, है ना। व्हाट इज द रोल ऑफ सेमिनल वेसिकल्स एंड पोस्टेड ग्लैंड। तो ये क्या करते हैं, स्पर्म को एज ए लाइट करते हैं, क्योंकि स्पर्म पहले से थोड़ा सा गाढ़ा होता है जिसको इजीली ट्रैवल नहीं कर पाता है, ठीक है, अपना सिक्रेशन छोड़कर। व्हाट आर दी चेंजेस इन गर्ल्स इन दी, हाँ अब गर्ल्स में क्या चेंजेस आता है पहले ही बता चुका हूँ ना। हाउ डस एम्ब्रॉय गेट, देखिए जो एम्ब्रॉय है मदर के बॉडी में कैसे न्यूरिशमेंट लेता है, तो वो भी चीज है। इफ ए वुमन यूजिंग कॉपर टी, तो क्या होगा, है ना, तो क्या वो किसी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज से बचा सकता है, तो वो नहीं, वो भले अवॉइड कर सकता है बेबी को, लेकिन वो बीमारी को नहीं रोक सकता। तो इसी आप लोगों को याद रखना है, बीमारी को सिर्फ मैकेनिकल बैरियर जो मैंने बता दिया, ठीक है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है तो इसको बार देखेंगे। तो वीडियो को यहीं एंड करें। तो दोस्तों अगर वीडियो को पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके, चैनल वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों में, और दोस्तों को रेकमेंड कीजिए चैनल दोस्तों, ठीक है, क्योंकि मैं इतना अच्छे से वीडियो ला रहा हूँ आपके सबके लिए। तो प्लीज सपोर्ट दी चैनल, और ऐसी चैनल पर बने रहिएगा, अपना प्यार दिखाते रहिएगा। आगे मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।